हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। मेरा नाम यश कीर्ति गोयल, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपसे हमारा आपकी हैप्पी क्लासेस में। जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस किया। इकॉनमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस किया, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको ये एक माइंड मैप बन गया होगा आपके दिमाग में कि कैसी क्लासेस जाने वाली हैं, कैसे आपको नॉलेज डिलीवर की जाएगी और कैसे हैप्पी क्लासेस आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स के ऊपर, हिंदी में हम टर्म्स को बोलते हैं शब्दावली। हिंदी में हम टर्म्स को बोलते हैं शब्दावली। ठीक है, कि कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जो हम यूज़ करते हैं डेली इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, पर हमें उनका बुकिश मीनिंग नहीं पता होता, क्लियर कट मीनिंग नहीं पता होता कि वो जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि इंटरेस्ट से आप क्या समझते हो। इंटरेस्ट से आप क्या समझते हो? ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग आंसर दे इंटरेस्ट होता है जी ब्याज, पर क्या इंटरेस्ट का मीनिंग ब्याज है? इंटरेस्ट की तो हिंदी है ना ब्याज, मीनिंग थोड़ी ना ब्याज है। तो यही एक टर्म होती है कि टर्म का हमें मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो बिना किसी देरी के हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन सी शब्दावली आपको डेली इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखने को मिलती हैं और उनको करना, जो टर्म्स हम कर रहे हैं इनको करना इसलिए बेसिकली ज़रूरी है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में या आंसर में आपको मिलती हैं, अब जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो या दोगे आप, तो उसमें आपको ज़्यादातर MCQs आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप उसको टिक करोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो उन 4 ऑप्शंस में से अगर वो ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स में से कोई एक आधी टर्म वहाँ देखने को मिल गई, तो अगर आप उसका मीनिंग पता होगा तो आप आंसर इजीली दे पाओगे, नहीं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं। इसलिए ये इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स को पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के ऊपर रहेगा आज का हमारा लेक्चर। शुरू करते हैं हमारी पहली इकोनॉमिक टर्म, दैट इज़ अकाउंट। फर्स्ट टर्म है अकाउंट, या हम हिंदी में इसको कहते हैं खाता। ठीक है, अकाउंट क्या चीज़ है, खाता क्या चीज़ है? ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होगी, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होगी जिसमें ये चीज़ बताई जाएगी कि किस पर्सन से कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। देखिए 2 वर्ड्स आए, एक आया ए डिटेल्ड स्टेटमेंट। ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होगा, किस चीज़ का स्टेटमेंट होगा? ये ट्रांजैक्शंस का स्टेटमेंट होगा। मान लीजिए 2 पर्सन हैं, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी का खाता बनाया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का अकाउंट बनाया। इसका मतलब क्या है? मिस्टर ए ने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट रखी हुई है कि ए भाई साहब की बी भाई साहब के साथ कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन हुआ है। क्लियर है? तो अकाउंट क्या कहता है? अकाउंट का मीनिंग है ये एक ऐसी डिटेल्ड स्टेटमेंट होगी जिसमें एक पर्सन की किसी दूसरे पर्सन के साथ कौन सी लेन देन है, क्या ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में डिफाइन किया जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। दूसरा टर्म होगा हमारा एसेट। सेकेंड टर्म इज एसेट्स। ठीक है, हिंदी में हम एसेट्स को बोलते हैं संपत्ति।
हिंदी में हम एसेट्स को बोलते हैं संपत्ति, या नॉर्मल भाषा में हम इसको कह सकते हैं प्रॉपर्टी, नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, पर एसेट्स का मीनिंग क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टी तो हम नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं कि एसेट्स को प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ताकि एक बुकिश लैंग्वेज से भागा जा सके, ना समझ आए। ठीक है, पर एसेट्स का मीनिंग क्या कहता है? एसेट्स कहता है जी, एसेट्स का कुछ 2-3 मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग है। क्या मीनिंग है? सबसे पहले तो एनीथिंग विच गिव्स समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको बदले में कुछ देगी, कुछ वापस करेगी, वो आपके लिए एसेट होगी। ठीक है, अब वापस क्या करना है? रिटर्न क्या करेगी? पैसा रिटर्न करेगी जी। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो पैसे की बात होगी, तो पैसा रिटर्न करेगी, मनी आपको वापस करेगी। ठीक है, एसेट, राइट। या हम ये कह सकते हैं एनीथिंग विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका प्रोडक्शन में, उत्पादन में इस्तेमाल होता है, वो क्या है आपके लिए? एसेट का काम करेगी। पर ये जो मीनिंग है, अब ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते हैं एसेट की मीनिंग को, तो हमें इनकी टाइप्स करनी होंगी, हमें इसकी टाइप्स करनी होंगी कि एसेट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो करते हैं एसेट की टाइप्स, ताकि और हमें एक डाइवर्सिफाइड मीनिंग मिल जाए, एक अच्छा मीनिंग मिल जाए कि एसेट्स का मीनिंग क्या है। तो टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, सबसे पहले है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट क्या है कि किसी पर्सन ने किसी बिजनेस में कुछ सामान ऐसा खरीद के रख दिया जिससे वो उत्पादन करता है ना। मान लीजिए हमने मीनिंग किया ना एसेट का कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई मशीन खरीदी जिससे मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जिससे मैं उत्पादन कर रहा हूँ। अब वो जो मेरी मशीन है या वो जो मेरी एसेट है, वो फिक्स्ड एसेट तब कहलाएगी जब तक मेरा बिजनेस चलेगा, उस एसेट्स को मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। वो एसेट मेरी क्या होगी? फिक्स्ड एसेट होगी। मान लीजिए मैं एक मशीन लेके आया, मेरा बिजनेस है, मान लीजिए ABC एंड कंपनी के नाम से कोई बिजनेस है मेरा, मैं उसमें मशीन लेके आया प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब जो ये मशीन है, जब तक मेरी कंपनी चलेगी तब तक मैं वो मशीन भी अपने साथ साथ में चलाऊंगा और उसको नहीं बेचूंगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एसेट्स का नाम देंगे। क्लियर है? सेकेंड टाइप ऑफ एसेट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स का मीनिंग है कि वो आपकी संपत्ति, वो प्रॉपर्टी, वो एसेट्स आपकी जो आने वाले 1 साल तक के लिए ही आपको प्रॉफिट देंगी और 1 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएंगी या बिक जाएंगी या उनका इस्तेमाल नहीं होगा। तो वो आपकी एसेट्स जो 1 साल तक ही चलेंगी और आने वाले 1 साल के लिए आपको प्रॉफिट या लाभ देंगी, उसके बाद उनका कोई काम नहीं होगा, ऐसी एसेट्स को बोला जाएगा करंट एसेट्स। ठीक है। देन थर्ड नंबर पे इन्वेस्टमेंट। थर्ड नंबर पे इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट या हम हिंदी में इसको बोलते हैं निवेश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट अब 2 तरीके से होगी। या तो आपने पैसा अपने बिजनेस में लगाया या आपने किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस में पैसा लगाया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, ABC एंड कंपनी। अगर मैं पैसा अपने ही बिजनेस में लगाऊंगा वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। या आपने न्यूज़ में कुछ सुना होगा कि शेयर्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, तो मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, वो भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ही है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आपकी एक ऐसी एसेट है जो आपको बदले में इंटरेस्ट या ब्याज कमाने में हेल्प करेगी, क्योंकि आपने कहीं किसी जगह आपने इन्वेस्टमेंट की, शेयर्स खरीदे, तो वो बदले में आपको प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने किसी जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अब चाहे अपने बिजनेस में किए हैं चाहे किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस में किए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स होगा कि आपने शेयर्स में भी, एक पॉइंट होता है बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, या हम नॉर्मल सी पॉइंट में कहेंगे कि आपने कैपिटल मार्केट में पैसा लगा रखा है। ठीक है, कैपिटल मार्केट को हिंदी में बोलते हैं पूंजी बाजार। तो जब किसी व्यक्ति ने कैपिटल मार्केट में पूंजी बाजार में पैसा लगा रखा होगा, उसको बोला जाएगा कि वो उस पर्सन की फाइनेंशियल एसेट है, मतलब पैसे को पैसे में ही इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने कोई शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, ठीक है, या मतलब कैपिटल मार्केट में शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, उसको बोला जाएगा फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, शेयर्स का, बॉन्ड्स का, डिबेंचर्स का हम आगे धीरे धीरे इनका मीनिंग करते रहेंगे कि इनका क्या अलग अलग मीनिंग है। अभी एक बार हम एसेट्स के बारे में कर रहे हैं, तो एक बार इन्हीं का मीनिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ एसेट रह जाता है, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? कोई भी आपका ऐसा खर्चा जो आने वाले काफ़ी सालों तक आपको लाभ दे, बेनिफिट दे। ठीक है, कोई कंपनी है, कुछ उस कंपनी ने कोई ऐसा एक्सपेंस, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर, कोई ऐसा खर्चा किया है जो आने वाले काफ़ी सालों तक उसको बेनिफिट या लाभ दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। ठीक है, आपने थम्स अप का, कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, ऋतिक रोशन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सलमान खान एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो कंपनी को वो बहुत एक्सपेंडिचर पड़ता है। 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ की एक एडवर्टाइजमेंट बनती है। तो वो अब जो एडवर्टाइजमेंट बनी है वो ऐसे तो नहीं है कि एक ही साल वो टीवी पे चलाएंगे, वो हमें वो एक ही एडवर्टाइजमेंट 2-3 साल तक लगातार टीवी पे देखने को मिलती है। तो वो कंपनी ने एक बार खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट बनाने से, और उस एडवर्टाइजमेंट के बदले में कंपनी को बहुत देर तक प्रॉफिट मिलता रहा, कंपनी का माल बिकता रहा। तो ऐसे खर्चा कोई जिससे आने वाले बहुत सालों तक हमें लाभ मिलता रहे, ऐसे खर्चे को बोला जाएगा फिक्टिशियस एसेट। अब वो खर्चा नहीं गिना जाएगा, वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो है हमारा एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, क्योंकि वो आने वाले कुछ सालों में हमें लाभ देने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसेट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म एक्रूअल्स। नेक्स्ट टर्म है एक्रूअल्स। एक्रूअल्स क्या कहते हैं? देखिए, एक्रूअल्स होते हैं कि एनी पेमेंट इज ड्यू। एक्रूअल्स होता है कोई पेमेंट ड्यू हो गई है, मतलब कोई खर्चा आ गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिजली का बिल है, बिजली का बिल घर पे आ जाता है, मान लीजिए किसी दिन आ गया, पे करना है वो 20 दिन बाद, है ना। पे जब मर्जी करना है, पे किया है या नहीं किया, पर पे करने वाला बन गया है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्रूअल्स बोलते हैं। ये जैसे मान लीजिए मैं नौकरी लगा हुआ हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नौकरी लगा हुआ हूँ, मुझे महीने की हर 1 तारीख को सैलरी मिलनी होती है, पर किसी कारण मेरे बॉस ने मुझे 1 तारीख को सैलरी नहीं दी। ठीक है, मेरे लिए तो सैलरी मेरे इनकम है, बॉस के लिए वो खर्चा है। तो बॉस ने 1 तारीख को सैलरी देनी थी, वो नहीं दी, मेरे को मान लीजिए 10 तारीख को सैलरी दी, तो वो पेमेंट जो सैलरी देनी थी बॉस ने मेरे को, वो तो उसके लिए तो ड्यू हो गई ना, क्योंकि उसकी देनी बनती है वो। अब वो 1 तारीख को नहीं देने की बजाय 10 तारीख को दे रहा है, वो तो अलग बात है, पर देनी तो वो बनती है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी पेमेंट करने की डेट आ गई है, वो पे हुई है या नहीं हुई वो अलग बात है, पर जिन खर्चों की पेमेंट देने की डेट आ चुकी है उनको हम बोलते हैं
एक्रूअल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्रूअल्स बोलते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। अभी आपने एडवर्टाइजमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो एडवर्टाइजमेंट का क्या मीनिंग है, ठीक है। मशहूरी, मशहूरी, पर मशहूरी तो नहीं बोल सकते ना कि आंसर में आप मशहूरी थोड़ी ना लिख के आओगे। एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, अ नॉन पर्सनल कॉलिंग अप टू ए large number of viewers by a sponsored organization, ठीक है। ए नॉन पर्सनल कॉलिंग अप टू ए लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर्स बाय अ स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नॉन पर्सनल होगा। कॉलिंग अप मतलब हम मैसेज दे रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, बता रहे हैं किसी को किसी चीज़ के बारे में, और ये है नॉन पर्सनल। है क्या ये, नॉन पर्सनल है। नॉन पर्सनल मतलब अब मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है टीवी के ऊपर, ऋतिक रोशन आपको बोल रहा है माउंटेन ड्यू पियो, क्या वो आपका नेम लेके बोल रहा है कि हाँ जी रामू जी ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बनी है, शामू जी आपके लिए बनी है, ऐसा तो नहीं है। तो ये नॉन पर्सनल है, वो सभी को टारगेट करके चलते हैं एक ही एडवर्टाइजमेंट में, नॉन पर्सनल है। टू ए लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर्स, वो बहुत सारे लोगों को एक ही एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो है स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसके पीछे किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होगा। ऐसे नहीं है कि किसी ने बिना फालतू का एडवर्टाइजमेंट कर दी, कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है उसमें, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी बहुत सारे लोगों को नॉन पर्सनल तरीके से किसी चीज़, कोई काम, कोई चीज़ करने के लिए बुलाएगी, उसको हम बोलते हैं कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ठीक है। अगर कोई स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन ना हो किसी चीज़ के पीछे, तो उसको हम पब्लिसिटी का नाम देते हैं, उसको हम पब्लिसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। कि कोई गवर्नमेंट ने अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कोई ये चला दिया, मुहिम चला दी, ठीक है, कि बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ, ऐसा कुछ उन्होंने लोगो चला दिया है, तो ये जो चीज़ें होगी ये पब्लिसिटी में आएंगी, क्योंकि सरकार जो है वो कोई कंपनी थोड़ी ना है, ठीक है। तो जब कंपनी लोग हो, तो कंपनियों वाले पर्सन्स बहुत सारे लोगों को नॉन पर्सनली तरीके से कोई चीज़ खरीदने के लिए बुला रहे होंगे, उसको एडवर्टाइजमेंट का नाम देना है, ठीक है। और इन तीनों में से ये 3 पॉइंट है, नॉन पर्सनल, लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर्स और स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि ये पेड फॉर्म है, ये पेड फॉर्म है। एडवर्टाइजमेंट कोई भी बनाएगा उसका खर्चा तो लगेगा, है ना। अब अगर सलमान खान थम्स अप के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहा है तो वो फ्री में तो नहीं बना रहा, कंपनी को कुछ ना कुछ खर्चा देना पड़ रहा है उसको, तो एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें पॉइंट याद रखने हैं, नॉन पर्सनल है, लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर्स है, स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पेड फॉर्म है। ये 4 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे तो उसका मीनिंग एडवर्टाइजमेंट होगा। अगर ये 4 में से कोई एक वर्ड भी मिसिंग है तो वो पब्लिसिटी बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो अभी हमने टर्म किया एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट हमारा टर्म है बिजनेस। बिजनेस से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट हमारा टर्म है बिजनेस, कि बिजनेस से आप क्या समझते हो। बिजनेस बहुत बार हम यूज़ करते हैं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मीनिंग क्या है बिजनेस का? देखिए बिजनेस का मीनिंग क्या है, काफ़ी 2-4 मीनिंग है। एक तो है अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि लोग अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे कि लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, कुछ काम में उलझा हुआ रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे को बोलेंगे ए स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, इसको हम बोलेंगे बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। या बिजनेस का मीनिंग क्या है, एनी वन और मोर देन वन
person, any one or more than one person holding capital for exchange something and earns प्रॉफिट। ठीक है, क्या मीनिंग है बिजनेस का? एक तो ये हो गया ए स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, कि लोग अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं तो वो मतलब बिजनेस कर रहे हैं। या क्या कहता है एक प्रॉपर मीनिंग, एनी वन और मोर देन वन पर्सन, एक या एक से ज़्यादा कुछ पर्सन है, हेल्डिंग कैपिटल, उन्होंने अपनी पूंजी को कहीं लगाया है, फॉर एक्सचेंज समथिंग, कुछ लोगों के साथ किसी चीज़ का एक्सचेंज करने के लिए, एंड अर्न्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, लाभ कमाने के लिए। तो जब कुछ लोग, एक या एक से ज़्यादा लोग अपनी पूंजी को किसी जगह लगाएंगे और उस पूंजी के साथ वो किसी लोगों के साथ कुछ एक्सचेंज करेंगे, लेन देन करेंगे, ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें, इसी चीज़ को क्या कहा जाएगा? बिजनेस कहा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये बिजनेस का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टर्म है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास बॉन्ड, या बॉन्ड्स कहेंगे हम इसको। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में बॉन्ड बताया था, तो बॉन्ड्स क्या चीज़ है? देखिए, बॉन्ड्स क्या चीज़ है, कंपनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आ गया, कंपनी को लगा कि इस प्रोजेक्ट में फ़ायदा है, पर हो सकता है उस टाइम कंपनी के पास कैश अवेलेबल ना हो उस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए या उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए। पर कंपनी को इतना ज़रूर पता है कि अगर वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिट ज़रूर होगा, पर पैसा कहाँ से लाएं? तो उस टाइम पे कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि क्यों ना पैसा जनता से उठा लिया जाए, जनता से लोन ले लिया जाए। अब वो जो लोन लेंगे, अब हमें भी पता है हमारे देश की जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, हम चाहेंगे कि हमें बदले में, अगर हम पैसा दे रहे हैं किसी को, तो बदले में कोई सर्टिफिकेट, कोई रिटन प्रूफ मिले जिसमें कंपनी ने एश्योरेंस दिया हो कि हाँ जी भाई साहब, आपसे हमने इतना पैसा लिया है और इतने ब्याज समेत वापस देना है। ठीक है, तो बॉन्ड्स का क्या मीनिंग है? बॉन्ड्स क्या है? एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ, एनी एक्नॉलेजमेंट टू डेट, एनी एक्नॉलेजमेंट टू डेट, डेट मतलब कर्जा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मानना कि हाँ जी मैंने कर्जा उठाया है। कंपनी क्या करेगी? एक सर्टिफिकेट देगी उन लोगों को, ठीक है, इस सर्टिफिकेट का नाम ही बॉन्ड है। सबसे पहले तो इस सर्टिफिकेट का नाम ही बॉन्ड है। कंपनी आपको वो सर्टिफिकेट बेच रही है, बॉन्ड बेच रही है, ठीक है। मान लीजिए सर्टिफिकेट है 100 रुपये का, 100 रुपये का सर्टिफिकेट है कि आप अगर एक सर्टिफिकेट खरीदोगे तो आप मतलब कंपनी का एक बॉन्ड खरीद रहे हो, ठीक है। इसके पास, कंपनी के पास आपका 100 रुपया पहुँच जाएगा और कंपनी उस बॉन्ड पे, उस सर्टिफिकेट पे लिख देगी कि भाई साहब मैंने आपसे 100 रुपये का कर्जा लिया है, मैं ये मानती हूँ, एक्नॉलेज करती हूँ, और इतने टाइम बाद इतने ब्याज समेत आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतने बॉन्ड्स परचेज कर लेगा। अब जरूरी नहीं है ये 100 रुपये का हो, मैंने तो एक एग्जांपल लिया है कि ये 100 रुपये का है, पर काफ़ी 10-10 रुपये के बॉन्ड्स भी बिकते हैं। अगर हम रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतने बॉन्ड्स परचेज कर लेगा। कंपनी उसको उतने सर्टिफिकेट देगी, उतने बॉन्ड्स देगी और उसको बदले में उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो जब भी कंपनी नॉर्मल जनता से लोन ले रही है पैसा और उसके बदले में जो सर्टिफिकेट जारी करके देगी कि जिसमें लिखा होगा कि हाँ जी इस फलानी कंपनी ने उस फलाने पर्सन से इतने पैसे इतने ब्याज पे लिए हैं, उस सर्टिफिकेट को बोलेंगे हम बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, ये हो गया बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी कंपनी। कंपनी का क्या मीनिंग है? कंपनी का मीनिंग, जो बिजनेस का हमने मीनिंग किया, कंपनी का सेम मीनिंग है, बस वहाँ पे हमने लिखा था ए वन और मोर देन वन पर्सन, यहाँ पे हम सीधा वन और मोर देन वन पर्सन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सम
persons jointly held capital for exchange purpose to earn profit। ठीक है, उसमें हमने एक या एक से ज़्यादा पर्सन लिखे थे, पर कंपनी में एक से ज़्यादा ही पर्सन चाहिए होते हैं हमेशा। अगर कंपनी बनाना है तो एक पर्सन से ज़्यादा से ही कंपनी बनेगी, तो सम पर्सन्स लिख लिया हमने। अब सम पर्सन्स मिलके जॉइंटली हेल्ड कैपिटल, वो मिलके किसी जगह पे अपनी पूंजी लगा रहे हैं, एक्सचेंज होगा किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये है कंपनी का मीनिंग है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से करवा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद क्रेडिट। नेक्स्ट टर्म है हमारी क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हो हिंदी में हम क्रेडिट को बोलते हैं उधार। ठीक है, तो क्रेडिट मतलब जब भी किसी पर्सन ने कोई उधार पे परचेज की है तो उसके लिए टर्म यूज होती है क्रेडिट। ठीक है, देन क्रेडिटर्स। पहले हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट मतलब कुछ उधार पे कुछ खरीदा गया है, और क्रेडिटर्स मतलब अब जिस बंदे से हमने उधार पे कुछ खरीदा वो हमारे लिए क्रेडिटर्स बन जाएगा, मतलब उस पर्सन के पैसे देने हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं देनदारियाँ। देनदारियाँ मतलब हमने उस पर्सन के पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स। जिस पर्सन के पैसे देने हो उनको बोला जाएगा क्रेडिटर्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टर्म करते हैं अभी। नेक्स्ट टर्म है हमारी कैपिटल। कैपिटल का ही क्या मीनिंग है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं पूंजी। पूंजी, कैपिटल का क्या मीनिंग है? कैपिटल का मीनिंग देखिए, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द बिजनेस। बिजनेस में ऑनर्स, मालिकों के द्वारा कितना पैसा लगाया गया है उसको बोला जाएगा कैपिटल या पूंजी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, है डेबिट। नेक्स्ट है डेबिट। बिजनेस में डेबिट का क्या मतलब है? अब यहाँ पे उधार पे सेल्स होगी, माल बिकेगा। जब मेरे से कोई उधार पे माल लेके जाएगा तो मेरी वो सेल है, मैंने कुछ माल बेचा है, तो जब मैं उधार पे माल बेचूंगा तो मैं उसको बोलूँगा कि मैंने डेबिट किया है। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट वर्ड बनता है हमारा डेटर्स। ठीक है, अब जिसको मैंने उधार पे माल बेचा, मैंने उससे पैसे लेने हैं, तो डेटर्स कौन पर्सन होंगे? जिनसे मैंने पैसे लेने हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है लेनदारियाँ। लेनदारियाँ जिनसे मैंने पैसे लेने वाले पेंडिंग है, उनको बोला जाएगा डेटर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म है डिबेंचर्स। नेक्स्ट टर्म है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का सेम मीनिंग है। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का सेम मीनिंग है। इनमें जो डिफरेंस है, बॉन्ड्स में और डिबेंचर्स में जो डिफरेंस है वो है इनकी यूज़ के ऊपर, कि कंपनियां इनको यूज़ कैसे करती हैं, इसमें डिफरेंस है। डिबेंचर्स में भी क्या होगा, कंपनियां आपको सर्टिफिकेट देंगी, बदले में आपसे लोन लेंगी। बॉन्ड्स में भी यही है कि कंपनियां आपको सर्टिफिकेट बेच के आपको आपसे बदले में लोन ले रही हैं, आपको ब्याज दे रही हैं। डिफरेंस क्या है? अगर तो कंपनी डिबेंचर के नाम का सर्टिफिकेट बेच के जो जनता से लोन ले रही है, तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है।
मतलब कंपनी कर्जदार नहीं है कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करेगी, जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए विजय माल्या जी ने डिबेंचर्स बेच दिए, ठीक है, बदले में वो कुछ मर्जी कर रहे हैं, कहाँ मर्जी पैसा लगा रहे हैं, ना कंपनी कर्जदार है ना सरकार उनको पूछ सकती है कि भाई साहब आपने वो पैसा कहाँ लगाया, तो वो डिबेंचर्स है। बॉन्ड्स में कंपनी के सिर के ऊपर तलवार लटकती रहती है कि बॉन्ड्स अगर कंपनी बेचती है तो कंपनी को पहले बताना होगा कि भाई साहब आपका पैसा इस जगह पे लगाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी ने बॉन्ड्स बेचे और कंपनी ने बोल दिया कि हमको तो जी कोई मशीन खरीदनी है, कोई मशीन खरीदने के लिए मार्केट से लोन उठाया गया है बॉन्ड्स बेच के, तो कंपनी के सिर के ऊपर तलवार लटकी रहेगी, वो बॉन्ड्स बेच के जो पैसा मिला वो पैसा मशीन में ही लगना चाहिए। सिर्फ ये डिफरेंस है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में, मीनिंग दोनों का सेम ही है कि कंपनी कोई सर्टिफिकेट के थ्रू जनता से लोन उठा रही है, सिर्फ यूजेबिलिटी के ऊपर फ़र्क है कि डिबेंचर्स का पैसा कहाँ यूज़ करना है कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड्स का पैसा कहाँ यूज़ करना है ये पहले ही पब्लिक को बताना होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हिंदी में हम उसको बोलते हैं उद्यमी, हिंदी में हम इसको बोलते हैं उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होगा? एंटरप्रेन्योर होगा पर्सन हु इज एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस और रनिंग द बिजनेस। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश होने में, बिजनेस को खड़ा होने में हेल्प करेगा या बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगा, ऐसे पर्सन को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर उद्यमी क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस को खड़ा करने में, बिजनेस को सेटअप होने में और बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगा, ऐसे पर्सन को बोला जाएगा एंटरप्रेन्योर या हिंदी में हम इसको बोलते हैं उद्यमी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर, हिंदी में हम इसको बोलते हैं खर्चा। एक्सपेंडिचर या खर्चा। अब बिजनेस का या इकोनॉमिक्स का में हम खर्चे के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं। वो दो तरीके से काउंट किए जाते हैं कि कौन कौन तरह से खर्चे होंगे। एक तो होंगे रेवेन्यू खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होंगे कैपिटल खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हिंदी में रेवेन्यू को बोलते हैं राजस्व, राजस्व खर्चे। ठीक है, कैपिटल को तो हमने पढ़ लिया, पूंजी बोलते हैं, या हम हिंदी में बोल देते हैं पूंजीगत खर्च। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलते हैं पूंजीगत खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं राजस्व खर्च। ठीक है, अब इसमें मीनिंग ध्यान से समझिए क्या मीनिंग है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कुछ कमाने के लिए किया गया खर्चा। आपको कुछ पैसा कमाना है, उस पैसा कमाने से पहले जो भी आप खर्चा करोगे वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पुलिसमैन है, फॉर एग्जांपल कोई पुलिसमैन है, या कोई टीचर, मान लीजिए कोई टीचर है, वो स्कूल में जाता है, स्कूल में पढ़ाता है, फिर उसको 1 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी। पर जब वो 30 दिन वो स्कूल जा रहा है, उसका कोई पेट्रोल का खर्चा, कोई किताब कॉपी खरीदने का खर्चा, कोई मोबाइल का खर्चा होता होगा। ये सारे खर्चे करने के बाद उसको 30 दिन बाद जाके तनख्वाह मिलेगी। तो वो सैलरी को अर्न करने के लिए किए गए खर्चे जो होंगे वो होंगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्चे। अब मान लीजिए सरकार टैक्स कलेक्ट करती है हमसे, सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स लेती है हमसे, पर सरकार टैक्स लेने के लिए सरकार ने टैक्स डिपार्टमेंट में वहाँ पे कोई क्लर्क, कोई ऑफिसर, कोई मैनेजर, कोई इंस्पेक्टर बिठाए हुए हैं, तो सरकार को उनको तनख्वाह देनी पड़ती है। सरकार उनको तनख्वाह देगी, वो बदले में सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करके लेके आएंगे।
तो ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो कमाई कमाने के लिए ही किए गए हैं, उनको बोला जाता है राजस्व खर्च या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? पूंजीगत खर्चे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होंगे जिससे या तो आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, या तो आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, आपने कुछ नई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई नई बिल्डिंग, कोई नया लैंड, कोई नई ऑफिस कुछ खरीद लिया, या आपकी लायबिलिटी मतलब कर्जे ख़त्म हो रहे हैं, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कर्जा कम हो रहा है। ठीक है, किसी का लोन देना था वो लोन दे दिया, किसी के पैसे देने थे वो पैसे दे दिए। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें या तो प्रॉपर्टी बढ़ेगी या कर्जा कम होगा। ऐसे खर्चे को बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत खर्चे। क्लियर है? ये एक्सपेंडिचर हो गया है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है सॉरी, इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है फर्म, FIRM, फर्म। ठीक है, हिंदी में हम नॉर्मल इसको बोलते हैं दुकान, फर्म या दुकान। इसके अलग अलग मीनिंग है। फर्म होता है सिंगल ऑनर शॉप, एक ऐसी दुकान जिसका एक ही बंदा मालिक है, उसको हम फर्म का नाम दे सकते हैं। या पार्टनरशिप बिजनेस को भी फर्म का नाम दिया जा सकता है। ऐसा कोई बिजनेस जिसमें पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं, उसको भी फर्म का नाम दिया जा सकता है। या सिंपली हम फर्म किसको बोलेंगे? एनी बिजनेस where some production or trade is done। ठीक है, फर्म का क्या मीनिंग कह सकते हैं हम? कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन, कुछ उत्पादन हो रहा है, या ट्रेड मतलब एक्सचेंज, लेन देन, कोई एक्सचेंज हो रहा है, कोई लेन देन हो रहा है। कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रही है या ट्रेड हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम फर्म का, दुकान का नाम देंगे। राइट? ठीक है, इसके बाद आज के लेक्चर का हमारा एक लास्ट हम टर्म करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर का हमारा एक लास्ट टर्म है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक कि जब भी किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्शन करनी है, उस प्रोडक्शन को करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई किसान भी है, कुछ किसान को खेतीबाड़ी करनी है, कुछ ज़मीन में से कुछ पैदा करना है, कुछ उगाना है, तो उसके लिए उसको पहले किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वो मेन क्या चीज़ें होती हैं? वो मेन 4 ही तरह की चीज़ें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कारक, या इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। के प्रोडक्शन के लिए कुछ कारकों की ज़रूरत है। कौन कौन से? सबसे पहले लैंड, ज़मीन, ठीक है, लेबर, श्रमिक, ठीक है, कैपिटल, पूंजी, और एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। ठीक है, कोई भी चीज़ की आपको प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए कोई ज़मीन चाहिए, खेतीबाड़ी करनी है तो भी ज़मीन चाहिए। ठीक है, कोई मशीनों से कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए भी आपको ज़मीन चाहिए। लेबर चाहिए जो उस ज़मीन पे काम कर सकेगी। कैपिटल, पैसा चाहिए जिससे आप वो ज़मीन या मशीन या कोई और टूल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सको। और एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी, एक बिजनेसमैन चाहिए जो वो उस बिज़नेस को, चाहे एग्रीकल्चर बिजनेस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कोई भी बिज़नेस है, उस बिज़नेस को चला सके। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट हमारे
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काउंट किए जाते हैं कि इन चारों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो प्रोडक्शन करने के लिए इन चारों को मेन उत्पादन के कारक के नाम से या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किया है तो साथ में इनका इनकम भी कर लेते हैं, साथ में इनका इनकम भी कर लेते हैं। यहीं करवा देता हूँ मैं साइड पे कि ये जो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनको अपनी सेवाएं देने के बदले में इनकम क्या मिलती है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर इनकम के रूप में क्या मिलता है। ठीक है, हमें सभी को पता है जमीन के ऊपर क्या मिलेगा, ठेका मिलेगा, रेंट। ठीक है, लेबर काम कर रही है तो उसको क्या दिहाड़ी मिलती है, दिहाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं वेजेस, राइट। कैपिटल, पैसा किसी जगह लगाएंगे तो बदले में लाभ प्रॉफिट मिलेगा या ब्याज मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, मालिक जो है, मालिक को अपनी सेवाएं देने से क्या होगा, बिजनेस से प्रॉफिट होगा तो इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये उनकी फैक्टर इनकम होगी। और इकोनॉमिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि जो भी ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनका मालिक कौन है, इनका मालिक सोसाइटी ही है। इनका मालिक कौन है, सोसाइटी है। कि हम बोलते हैं ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज हाउसहोल्ड सेक्टर, या आप आसान भाषा में सोसाइटी लिख लीजिए। ठीक है, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो उत्पादन के कारक हैं, इनका मालिक कौन है, इनको कौन भेज रहा है, बिजनेसमैन के पास। ठीक है, ज़मीन है, ज़मीन किसकी है, सोसाइटी की है। लेबर है, लेबर कहाँ से बिलोंग करती है, ये भी सोसाइटी से बिलोंग करती है। पूंजी है, पूंजी कहाँ से निकली है, लोगों की जेब से ही निकली है, वो भी सोसाइटी का पार्ट है। उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है। तो हम यही मान के चलते हैं कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के कारक हैं, इनका मालिक कौन है, सोसाइटी है, या हम इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में सोसाइटी को बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने 10, 11, 12 के लगभग हमने टर्म्स किए हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि एक ही बार मत वीडियो को देखिए, कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखिए, ताकि अच्छे से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि आपने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ी हो। कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी 10th में या 11th 12th में, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। तो पहले ही आप क्या कीजिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। ठीक है, फिर समझने की कोशिश कीजिए और लिख के नोट्स बनाइए, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि क्या कहना चाहते हैं ये सारी टर्म्स। ठीक है, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको एक बार फिर से हमारे हैप्पी क्लासेस को इतना प्रमोट करने के लिए, लोगों में इतना लोगों को जागरूक बनाने के लिए कि हैप्पी क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और थोड़ा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्लीन करिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।